एपिसोड की शुरुआत में हम फेंग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि मैंग और बेला की स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी हमेशा टॉप 3 में रहती थी, लेकिन अब तो वो टॉप 10 में से भी बाहर हो चुकी है। इसीलिए फेंगरून फूड्स की सेल उससे भी नीचे आ गई है, जिसका हमने उन्हें वादा किया था। इसीलिए वो एनुअल कॉर्पोरेशन को हॉल्ट करना चाहते हैं। तब फेंगू से पूछते हैं कि फेंगरून फूड के टॉप सेलर्स पेंग बोबो और योयो किस कंपनी से है, जिसे सेक्रेटरी यूबी कंपनी का नाम बताता है, जो कि नए नए फूड मार्केट के अंदर एंटर हुई है। फेंग को याद आता है कि युवा जिसे उन्होंने निकाला था, उसने इसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फेंग अब जैसे स्ट्रीम चेक करता है तो दोनों ही कंपनीज के स्ट्रीमर्स एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे थे। तभी फेंग को जियांग का कॉल आ जाता है, जो इस बात को लो प्रोफाइल रखने के लिए कहता है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, जिनकी मीटिंग में जॉइंट लोन प्रोवाइड करने की बात चल रही थी, जिसका लोन अमाउंट काफ़ी बड़ा था और चेयरमैन खास तौर पर उस बैंक पर नज़र रखने के लिए कहती है जहां पर तांग काम करती है। चेयरमैन के रिलेशन तांग के डायरेक्टर के साथ ठीक नहीं थे, इसलिए वो डिप्टी डायरेक्टर तांग को टारगेट करने का सोचते हैं। मीटिंग में जू कहता है कि तांग मेरी जूनियर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सीन अब यहाँ से तांग पर आता है, जिसे रिव्यू करने के लिए काफ़ी सारे केसेस मिलते हैं, जिसमें से कुछ स्पेशल है, कुछ नॉर्मल और कुछ वापस से सबमिट किए गए हैं। जिस पर तांग लिन से उन्हें रिट्रीव करने में हेल्प मांगती है, लेकिन वो बताती है कि उन्हें पहले ही क्लाइंट्स के पास भेज दिया गया है। तांग इसके बाद जब लंच कर रही थी तब वो डायरेक्टर को देखती है, जो कि एक फीमेल स्टाफ का फीवर चेक करने के बहाने उसका हाथ पकड़ रहा था, जिससे अनकंफर्टेबल होकर वो स्टाफ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डायरेक्टर तांग के पास आता है, जिसे तांग एक केस के बारे में बताती है कि एक जैंग नाम का पर्सन शॉप चलाता है। वो असल में एक सिंगल मदर है, जिसके 2 बच्चे और मदर इन लॉ है, और उस फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है और उन्हें 6 लाख युआन का लोन चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो साइट विजिट का सजेशन करती है ताकि कोई रास्ता निकल सके। बट डायरेक्टर कहता है कि हमारे पास साइट विजिट के लिए स्टाफ की कमी है, और वो उसे स्पून लेकर उसके बाउल से खाने वाला था, पर तांग स्पून पीछे कर लेती है। कुछ देर बाद हम तांग को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कुछ गेम कार्ड्स को अरेंज कर रही थी, पर तांग अपने फ़ोन में ही बिजी थी। वो जियांग की कंपनी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रही थी, जिसे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, तो वो उसे मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे ट्रॉफी दिखाने के लिए कहती है, पर उस पर भी जियांग उससे पैसे मांगता है, जिस पर तांग उसे वीडियो कॉल कर देती है। तांग की मॉम भी अब यहाँ पर उसे ट्रॉफी दिखाने के लिए कहती है, तो जियांग उन्हें उसे दिखाता है, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर तांग उससे पूछते हैं कि तुम और कितने दिन बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर रहने वाले हो, तो बताते हैं कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद वो तांग से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। तांग जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो कितना बोरिंग है, मैं काफ़ी थक जाती हूँ और काम का भी कितना प्रेशर है। वो ये सब अपनी मॉम को सुनाने के लिए कह रही थी, ताकि वो उसके लिए ब्लाइंड डेट्स ढूंढना बंद करे, पर जियांग भी उसकी मॉम की सपोर्ट में था। वो तांग को उनके सामने सरेंडर करने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजकर तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। जियांग को तैयार होना था, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है, पर उससे बात करने के बाद तांग को आज कुछ अजीब फीलिंग आने लगी थी। यहाँ से अब हम शैंग को देखते हैं, जो कि अपने बेसमेंट में आती है। तब काफ़ी सारे रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से निकल जाती है। उनमें से एक ब्लैक हुडी वाले फोटोग्राफर को देख शैंग पहचान जाती है। वो पहले भी काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को पुलिस को इन्फॉर्म करके कैमरा अरेंज करने के लिए भी कहती है। लेकिन एक सिग्नल पर वो आदमी अपनी कार से उन तक पहुँच जाता है और फिर से उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाता है, जिसे शैंग नज़रअंदाज करती है। पर उसके बाद वो आदमी एक लॉकर से सामान निकालता है, जिसमें गॉगल्स थे, और हम देखते हैं कि वो जियांग का फ्रेंड चेंग है। उन्हें पहनने के बाद वो किसी को फ़ोन करके बताता है कि मुझे डेटा मिल गया है, जिसे टेस्ट करने के बाद मैं लैब में भेज दूंगा। इतने में शैंग भी जियांग की कंपनी पहुंच जाती है, पर वो अपना फ़ोन कार में भूल जाती है, जिसे उसकी असिस्टेंट लेने के लिए चली जाती है। फिर शैंग जब अकेले लिफ्ट के अंदर जाती है, तभी चेंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो चश्मे की मदद से हर चीज़ को स्कैन करता है। उसे यहाँ पर देखकर शैंग घबरा जाती है और हिम्मत करके उसे उन फोटोज़ को डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तब शैंग कहती है कि इसके पास तो यहाँ का कार्ड भी है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में शूट करके सबको दिखाना क्या चाहते हो, पर वो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। गुस्से में अब शैंग उसे खींचती है और फोटोज़ डिलीट करने के लिए कहती है, पर उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट जाता है। तो वो कहती है कि मैं इसके पैसे दे दूंगी, पर मैंने पुलिस को बुला लिया है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में एक एम्प्लॉय उनके पास आता है और उसका नाम चेंग लेकर कुछ कोड्स की बात करता है। वो उसकी ग्लासेस की भी तारीफ करता है, जिसके बारे में चेंग बताता है कि इसकी मदद से मैं आसानी से डेटा मॉडल्स क्रिएट कर सकता हूँ। जो देखकर शेंग उसे कहती है कि आज सुबह से कोई सेम आउटफिट पहने मेरा पीछा कर रहा था, तो मुझे गलतफहमी हो गई। वो उसे इन ग्लासेस के लिए कंपनसेट करना चाहती थी, पर चेंग कहता है कि ये मार्केट में नहीं मिलता है। ये बोलकर चला जाता है।
जिसके बाद शेंग को शिंग्यू बताती है कि चेंग यहाँ का एक और पार्टनर है जो कि टॉप टियर का टेक एक्सपर्ट है, जो कभी कभी ही काम करता है। यही वजह थी कि शेंग उससे पहले कभी नहीं मिली थी। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कि घर जब वापस आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तांग ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वो एक जार था जिसके अंदर ऑरेंज के छिलके थे। तभी उसे अपनी मॉम के हाथ के बनाए हुए खाने की स्मेल आती है। मॉम कहती है कि तांग वापस आ गई है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए बनाना चाहिए। वो पूछता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। इस पर वो उसके लिए बनाया हुआ खाना उसे दिखाती है। जब जियांग उसे खाने लगता है कि अब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि पहले की तरह इसे खाकर तुम्हारा पेट दर्द ना करे, पर मुझे लगता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सुनकर जियांग घबरा जाता है और खाने से पहले रुक जाता है। मॉम उसे अब प्यार से खाने के लिए कहती है तो वो ज़रा सा टेस्ट करते ही उनकी तारीफ करता है। फिर मॉम जियांग से उसकी शादी की बात करने लग जाती है, क्योंकि उसके एक दोस्त की तो शादी और बच्चे भी हो चुके थे और एक तरफ वो है जो कि अभी तक सिंगल है। इस चीज़ पर जब जियांग उनसे आर्ग्यू करता है तो वो उसे मारने लगती है, जिसके बाद जियांग खुद से कहता है कि तांग और फेंग मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि जियांग तांग को फ़ोन करके पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम अपनी सारी होप खो चुकी हो। तांग उसकी ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। तब जियांग बताता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था उसे मेरे घर के बाहर वाले डॉग ने ख़राब कर दिया, इसलिए क्या तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरे लिए हनी केक लेकर आ सकती हो। जिसकी ये बकवास सुनकर तांग उसे जाकर सोने के लिए कहती है, पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे ही हूँ। जो सुनकर वो नीचे आने से डिले करने के लिए बातें करने लग जाती है ताकि उसे लिपस्टिक लगाने का टाइम मिल सके, लेकिन उसे कोई भी लिपस्टिक पसंद नहीं आती। जब वो नीचे जाती है तो जियांग उसे एक बैग देकर कहता है कि तुम तो मुझे ट्रीट देने नहीं वाली हो ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे दूँ। जिसे देखकर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस हनी केक के लिए ब्लॉक नहीं करूँगी। जियांग अब उसे उस जार के लिए थैंक्स कहता है जो कि उसने उसके लिए भिजवाया था। उसे इतना पोलाइट देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। इतने में जियांग को एक कॉल आ जाता है तो उससे बात करते हुए वो तांग को बैक सीट से सामान उठाने के लिए कहता है। जब वो बैक सीट चेक करती है तो उसमें एक बॉक्स था जिसमें उनकी एक आर्ट स्टाइल फ़ोटो थी, जिसमें वो दोनों एक डॉग से डर रहे थे। तांग देखती है कि उस पर पंपकिन सिग्नेचर है, जो अपने आर्ट कभी भी किसी को सेल नहीं करता। जियांग बताता है कि कभी मैंने उसकी मदद की थी तो वो इसे बनाने के लिए मान गया। जो सुनकर तांग काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो दोबारा बॉक्स चेक करती है तो उसमें एक लिपस्टिक भी थी। वो उसे पूछती है कि तुम्हें मेरा शेड कैसे पता चला, तो बोलता है कि मेरी भी आंखें हैं। तांग कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम इतना अनोइंग हो, पर फिर भी लड़कियां तुम्हारे आसपास क्यों रहती हैं। वो बताती है कि तुम पहले हो जिसने मुझे लिपस्टिक और हील्स गिफ्ट किए हैं। इसके बाद वो उस लिपस्टिक को ट्राई करती है जिसे जियांग काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे एक्स ने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, जिसका अचानक से नाम सुनकर तांग चुप हो जाती है। तो फिर वो बताती है कि वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो मेरी केयर करना अच्छे से जानता था, पर अब क्योंकि काफ़ी साल हो चुके थे उन्हें एक दूसरे से कांटेक्ट किए हुए, इसीलिए तांग के लिए लव एक टेम्परेरी चीज़ है जबकि फ्रेंडशिप परमानेंट। फ्रेंड्स तो हमेशा फ्रेंड्स रहते हैं, जबकि लवर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो फ्रेंड भी नहीं रह पाते। जिसके बाद वो जियांग को वापस जाकर आराम करने के लिए कहती है और अपना गिफ्ट लेकर जाने लगती है। जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें केक नहीं चाहिए। जब वो उसे लेने के लिए आती है तो वो उसे दोनों में से एक चुनने के लिए कहता है, पर वो दोनों ही लेकर चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जियांग ने अपने लिए भी सेम केक रखा हुआ था और वो उसके साथ इसे खाना चाहता था। उसे तांग की कही हुई बात याद आती है कि फ्रेंड्स हमेशा फ्रेंड्स रहते हैं लेकिन लवर्स नहीं। अब वो अकेले उस केक को खाते हुए ये सोचकर परेशान होने लग जाता है कि मैंने तांग के एक्स का भला जिक्र क्यों किया, कहीं वो उसकी वजह से रोने तो नहीं वाली है। इस बात को लेकर उसे केक खाने में मज़ा भी नहीं आता। वहीं तांग उस फोटो की अपने फ़ोन में पिक्चर क्लिक करती है, पर उसे कोल्ड हो गया था। जिसकी खांसी सुनकर जब मॉम आती है तो वो उसे इस सब से खेलने से मना करके सोने के लिए बोलती है। अगले दिन हम जियांग को देखते हैं जो कि तांग को मैसेज करके उसके एक्स के बारे में बात करने के लिए माफ़ी मांगने के लिए सोचता है, लेकिन वो सेंड करने की बजाय उसे डिनर के लिए पूछता है। फिर फांग वहाँ पर आकर उसे बताता है कि शिंग्यू से आगे की प्लानिंग के लिए मीटिंग करना चाहती है। मीटिंग में फांग सभी को बताता है कि शेंग की लास्ट 2 स्ट्रीम्स काफ़ी अच्छी गई, पर जियांग का सारा ध्यान तांग को किए हुए मैसेज पर था क्योंकि अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। तब शिंग्यू सभी को बताती है कि फ्यूचर में शेंग मूवीज़ करने वाली है तो हमें लाइव स्ट्रीमिंग को उस अकॉर्डिंग शेड्यूल करना होगा। फेंग ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि इस तरह उन्हें स्ट्रीम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जियांग अब फेंग के अलावा सभी को बाहर भेजकर शिंग्यू से बात करता है
कि अगर उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें बता सकती है। इस पर वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, शेंग एक एक्ट्रेस है और उसे अपनी मूवी के लिए कम से कम 120 डेज चाहिए। जियांग उनसे डायरेक्टर के बारे में पूछता है, पर वो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करने की वजह से उसे नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो उसे न्यूज़ आने तक वेट करने के लिए कहती है। शानियों के जाने के बाद फेंग जियांग से कहता है कि साफ दिख रहा है कि वो हमारे साथ अब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जियांग उसे अपने एंटरटेनमेंट चीफ से उसकी ओपिनियन लेने के लिए कहता है। इतने में जियांग को तांग का रिप्लाई आ जाता है जो उसे बताती है कि आज उसे ओवर टाइम काम करना है। यहाँ से हम तांग को देखते हैं जिसका सीनियर जो उसके डिपार्टमेंट में कंबाइंड लोन के सिलसिले में आता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है जिसके लिए वो मान जाती है, लेकिन वो ट्रीट अपनी तरफ से देना चाहती थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। सीन वापस जियांग पर आता है जो कि मीटिंग में शेंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शेंग यहाँ पर सभी को बताता है कि लास्ट कुछ दिनों से शेंग की इमेज पब्लिक के अंदर अच्छी नहीं है। तभी जियांग को तांग का मैसेज आता है कि आज मैं अपनी फ्रेंड को डिनर पर लेकर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम आओगे? वो पूछता है कि कौन सा दोस्त, पर वो उसे बस लोकेशन सेंड कर देती है। वहीं वो डिस्कस कर रहे थे कि शेंग अगर 120 डेज टीम नहीं करेगी तो उनका काफ़ी लॉस होगा, पर जियांग का सारा ध्यान तांग को चैट करने में था जब वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर फांग जब हंसने का कारण पूछता है तो वो काम की बात करता है और उनसे कहता है कि कॉपरेशन म्यूचुअल बेनिफिट्स पर चलता है, इसीलिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। जिसके बाद वो आज सभी को ओवर टाइम मना करके मंडे को मीटिंग शिफ्ट कर देते हैं और खुद वहाँ से चला जाता है। अब हम तांग को देखते हैं जो कि जो के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। वो उसके साथ बैठकर उसे दिखाता है कि वो अभी किस पर काम कर रहा है। इतने में जियांग वहाँ पर आ जाता है। यहाँ से अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जियांग को काम की वजह से चोट लग गई थी। उसे देखने के लिए तांग काफ़ी घबराई हुई उसके पास भाग कर आती है। वो उसकी चोट को देखकर रोने लगती है, जिसे नर्स समझाती है कि ये मामूली सी चोट है, लेकिन वो तो जियांग को मारने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है तो मुझसे मांग लेते ना, काम करने की क्या ज़रूरत थी। वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी, तो जियांग उसे वहाँ से अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ वो उसे हाई हील्स का गिफ्ट बॉक्स देता है। जब तांग पूछती है तो वो उसे हैप्पी ग्रेजुएशन विश करते हैं और बताता है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मुझे खुद से पैसे कमा कर इसे खरीदना पड़ा। जो देखकर तांग काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये पसंद है? तो जियांग बताता है कि तुमने अपने फोरम में सेव किया था। इस पर वो बोलती है कि अगर मैं चांद सेव करती तो। इस पर वो बोलता है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो वहीं पर रो पड़ती है। इसके बाद वो उन हील्स को ट्राई करती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन फिर वो बोलती है कि ऐसे तो मैं तुमसे लंबी दिखूंगी, पर इसे जियांग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों ही अब साथ में खड़े होकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खुद को बेस्ट बडीज बोलते और साथ में काफ़ी खुश थे। अब प्रेजेंट में जियांग जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचता है तो तांग उसे जू से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये उसका सीनियर है और जियांग उसका बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी काम की बात करने लग जाते हैं, जिनकी अमाउंट सुनकर जियांग कहता है कि तुम तो मिलियंस की बात भी ऐसे कर रहे हो जैसे कि वो कुछ हज़ारों की बात हो। तांग अब जू को बताती है कि जियांग मीडिया इंडस्ट्री में है और इसकी खुद की सीईओ गौर में है। फिर वो उस जू के बारे में बताती है कि वो भी जियोजिंग इन्वेस्टमेंट का सीईओ है। इतने में उनका ऑर्डर आ जाता है, पर जियांग के अलावा उन दोनों का ध्यान अपनी बातों पर ही था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहे हैं। फिर वो जब अपना फ़ोन चेक करता है तो उन्हें बताता है कि फांग आसपास ही है, तो क्या मैं उसे भी यहाँ पर बुला लूँ, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसीलिए जियांग फैंग को मैसेज कर देता है कि इमरजेंसी है, तुम जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। जिसके बाद वो उसका इंतज़ार करने लगता है। वही फैंग अपनी वाइफ के साथ जियांग की मदद के लिए निकल पड़ता है, पर उसकी वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग मदद मांगने के बाद फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी उन दोनों की नज़र चेंग पर पड़ती है जो कि अपनी ई साइकिल पर था। चेंग भी उन्हें नोटिस कर लेता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब जब ये दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तब चेंग भी वहाँ पर था, जो उन्हें बताता है कि अंदर सिचुएशन काफ़ी अजीब है, वहाँ एक आदमी है जिसे मैं नहीं जानता। ये सुनकर दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं। चेंग भी उनके पीछे अंदर आ जाता है। ये तीनों अब जियांग की टेबल के पास खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर जियांग तो मज़े से खाना खा रहा था, पर उन्हें अचानक से देखकर तांग हैरान थी। अब वहाँ पर जगह काफ़ी कम थी, पर इसके बावजूद जियांग तांग और फैंग की वाइफ को एक तरफ करके बाकी सभी जो के साथ बैठ जाते हैं, सिर्फ उन दोनों को अलग करने के लिए। जियांग ने उन तीनों को यहाँ पर बुलाया था। बेचारे फैंग को तो यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो आधा हवा में था। ये देखकर उसकी वाइफ उसे अपने पास बुला लेती है। फिर जियांग एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन जो से करवाता है। तांग उससे पूछते कि तुम सभी ने अचानक से यहाँ पर आने का प्लान कैसे बना लिया। जहाँ यानान कहती है कि हमें तो जियांग ने ही बुलाया है। इस पर जियांग बात टालने के लिए कहता है कि तांग का सीनियर मतलब हमारा भी सीनियर, तो हमें उससे मिलना ही चाहिए ना। जो सुनकर फैंग और यान समझ जाते हैं
कि वो यहाँ पर जियांग की मदद करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो जू से पर्सनल सवाल पूछने लग जाते हैं, जैसे कि वो सिंगल है या फिर नहीं, वो तांग से कितने साल बड़ा है। तो जू बताता है कि वो सिंगल है और उससे 3 साल बड़ा है। यान यान उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। इस पर वो पूछता है कि तुम्हारा मतलब कहीं तांग जैसी तो नहीं है। वैसे तांग में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो कि कोई लड़का उससे शादी करने के लिए परस्यू ना करे। ये सुनकर जियांग तो जैसे शॉक में चला जाता है। वह वहाँ से वॉशरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे देखने से साफ पता चल रहा था कि वो जू से काफ़ी गुस्सा है। वापस आने के बाद वो देखता है कि जिन्हें उसने अपनी मदद के लिए वहाँ पर बुलाया था, वो सभी जू की तारीफें सुनकर थक ही नहीं रहे थे। वो बाहर आकर अब काउंटर पर बिल पे कर देता है। फिर हम युवा को देखते हैं जिसे जियांग ने अपनी कंपनी से निकाला था। वो जियांग के साथ काम कर रही बाकी लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। और उन सभी की बातों से लग रहा था कि वो लोग उसकी बातों में आ चुकी हैं, क्योंकि मैंग और बेला ने पहले ही जियांग को धोखा दिया था और उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तब उनमें से एक लड़की उसे बताती है कि शेंग के साथ भी जियांग की कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसका मतलब इस वक्त जियांग की कंपनी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसी हुई है। युवा ने ठान लिया था कि वो कंपनी से निकाले जाने का बदला लेकर रहेगी। दूसरी तरफ इन सभी का डिनर भी हो गया था, जहाँ पर जू ने बताता है कि उसे किसी दोस्त को मिलने जाना है और वो चला जाता है। जिसके बाद जियांग सभी को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन तांग मना करती है क्योंकि उसे कुछ काम था। पर यानान उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। यानान जियांग के मन में तांग के लिए फीलिंग समझ चुकी थी, इसलिए सिर्फ वो उन दोनों के साथ कार में बैठी थी। जहाँ रास्ते में वो तांग से पूछती है कि जू उसे कैसा लगता है, तो वो उसकी तारीफ करती है कि वो काफ़ी अच्छा है और सभी की मदद भी करता है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। जो सुनकर जियांग को काफ़ी शांति मिलती है। वो बोलते हैं कि ये सारी खूबियाँ क्या उसके सर पर लिखी है। तो यानान पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो, जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तो यानान उसे जलाने के लिए जू की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। जो सुनकर जियांग कहता है कि तुम फेंग को डिवोर्स देकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। वहीं हम फेंग को देखते हैं जो कि चेंग के साथ था। उसे ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चेंग ने उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट में आगे वाली सीट खाली छोड़ दी थी। जिसे चेंग उसे कहता है कि मैं हमेशा टैक्सी में पीछे ही बैठता हूँ। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। अब जब सभी जियांग के घर पर पहुँचते हैं तो वो चेंग के डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम में अपना अपना लव फेयर चेक करते हैं। जब तांग की बारी आती है तो सभी उसे जू के साथ फेयर चेक करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो चेक करती है तो उसका स्कोर 93 आता है। ये देखकर यानान और फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तांग इस रिजल्ट को मानने से मना कर देती है क्योंकि वो तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। फिर यानान उसे अपना फेट जियांग के साथ चेक करने के लिए कहती है, जिस पर चेंग काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहता है कि स्कोर पक्का 99 आएगा, क्योंकि वो दोनों इतने टाइम से बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी जियांग खाने का सामान लेकर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि तांग उसका और अपना फेट चेक कर रही है तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उन दोनों का स्कोर 52 आता है, जो देखकर जियांग का चेहरा उतर जाता है। फिर सभी लोग चेंग को कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे प्रोग्राम में ज़रूर कोई गड़बड़ी है, पर वो बताता है कि मेरा प्रोग्राम एल्गोरिदम पर वर्क करता है, जो कि गलत नहीं हो सकता। तो यान यान और फेंग तांग को अपनी जोड़ी जू के साथ बनाने के लिए कहने लगते हैं, पर तांग इस रिजल्ट को ही मानने से मना कर देती है और वो जियांग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि हमें किसी रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। इसके बाद जब जियांग और फेंग फ्रूट्स तोड़ रहे थे तब फेंग उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तो जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम जू को जानते हो। इस पर वो मना करता है। इस पर वो उसे सुनाने लग जाता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें आज अपनी मदद के लिए बुलाया था, ताकि तांग किसी गलत आदमी को डेट करना ना शुरू कर दे। तो फांग उसे बोलता है कि तुम कौन सा जू को जानते हो और ये कैसे बोल सकते हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान है तो हमें उसे तांग से मिलवाने में मदद करनी चाहिए। फेंग इस चीज़ के लिए उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन जियांग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जब सभी वापस जा रहे थे तो जियांग तांग से कहता है कि उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तभी जियांग की मॉम बाहर आती है और उससे कहती है कि जियांग तो वैसे भी दिन पर कुछ खास नहीं करता, इसलिए तुम उसके साथ चली जाओ, जिन्हें तांग मना नहीं कर पाती। मॉम उसे अगली बार अब उनके हाथ की नई डिश ट्राई करने के लिए बुलाती है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। फिर जब जियांग कार कीज लेने के लिए जाता है तब तांग उस पेड़ को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। जब जियांग वापस आता है तब तांग उससे पूछती है कि तुमने फेंग को रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया था। जो सुनकर उसे लगता है कि वो पकड़ा गया, पर तांग खुद ही कहती है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई भी नहीं जानता। उसे लग रहा था कि जो के सामने उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसने बाकी दोस्तों को भी बुलाया था। वो उसे थैंक्स कहती है कि वो जो के साथ खुलकर बात कर सके और हो सकता है आगे चलकर
वो और जो जब काम कर रहे हो तो उन्हें काफ़ी आसानी हो, जो सबका क्रेडिट वो जियांग को देती है। ये सुनकर वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ये उसने क्या कर दिया, उसने तो जू से दूर रखने के लिए ये सब किया था, पर वो तो उससे और भी कंफर्टेबल हो गई। फिर तांग उससे पूछती है कि वो इस वीकेंड पर फ्री है, क्योंकि उसकी मॉम ने कुछ मीटिंग अरेंज की है और उसे उसकी हेल्प चाहिए, जिसके लिए वो साफ मना कर देता है। यहाँ से अब हम कुछ दिन बाद जू को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ था। वो सभी को तांग के बारे में बताता है कि वो कुछ दिनों पहले उससे मिला था, वो तो काफ़ी बिजी रहने लगी है। उनमें से एक तांग की रूममेट भी थी, जिससे जू उसके बारे में और भी बात पता करने लगता है, जैसे कि वो कहाँ रहती है, उसकी मॉम क्या करती है, वगैरह वगैरह। वो लड़कियाँ ये भी बताती है कि तांग ने एक बैंक ऑफर में काफ़ी लोन लिया था और अब वो उससे अपने घर का अमाउंट पे करती है। तांग के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद जू को वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है। फिर हम तांग को देखते हैं, जो कि एक ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी, लेकिन उस लड़के के साथ उसकी मॉम भी आई थी, इसीलिए वो दोनों बात करने में काफ़ी नर्वस हो रहे थे। उसकी मॉम उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद साइड में चली जाती है, लेकिन लड़के की मॉम तांग की मॉम को वीडियो कॉल कर देती है और उन्हें सब कुछ लाइव दिखाती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तांग की मॉम के साथ साथ वहाँ पर जियांग की मॉम भी थी, जो कि लड़के के गुड लुक्स की बात कर रही थी। तभी जियांग हड़बड़ी में नीचे आता है, क्योंकि वो देर से उठा था। मॉम बोलती है कि आज तो वीकेंड है ना, तुम फिर भी काम पर जा रहे हो। वो उसे वीडियो कॉल दिखाती है ताकि वो जियांग से भी उस लड़के का ओपिनियन ले सके, पर वह बिना देखे ही जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे रेस्टोरेंट में तांग के पास गया था। वो पास ही के एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। तभी तांग को जियांग का मैसेज आता है, तुम्हारा असिस्टेंट तैयार है। उसे वहाँ पर देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर वो उस लड़के को बताती है कि कुछ ही देर में मेरी दूसरी डेट भी है, तो वो उसका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वहाँ से बिल पे करके चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ वो दूसरा लड़का भी आ जाता है, जिसके बाद जियांग उनके पास ही घूमकर फिर से उनकी बातें सुनता है। दूसरे लड़के की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आज ही उससे शादी कर लेगा। वो उसकी काफ़ी तारीफ किए जा रहा था। तब तांग जियांग को इशारा करती है, जिसके बाद जियांग वहाँ पर तांग का बॉयफ्रेंड बनकर आ जाता है। तांग उससे कहती है कि तुम 5 मिनट पहले ही आ गए, तो जियांग उसका इंतज़ार करने के लिए साइड में बैठ जाता है। पर वो लड़का जब ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है कि वो एक ही टाइम पर 2 लड़कों को कैसे डेट कर सकती है, इसीलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। इस तरीके से एक के बाद एक लड़के आते गए और जियांग उन्हें भगाता रहा। इतनी सारी डेट से तो जियांग भी बोर हो चुका था। सारी डेट्स खत्म होने तक वो दोनों काफ़ी थक चुके थे। जियांग काफ़ी हैरान था कि एक दिन में 11 डेट कौन अरेंज करता है। इस सब से उन्हें काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि तांग के घर जाकर वो खाना खाएंगे। लेकिन घर के बाहर पहुंचने पर वो डिसाइड करने लग जाते हैं कि किसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ जाने पर मिस जू को शक हो सकता था कि दोनों ने मिलकर ब्लाइंड डेट्स खराब की हैं। जियांग को आइडिया आता है और वो तांग से कहता है कि तुम पहले ऊपर जाना, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके डिनर के लिए पूछूंगा, और जब मिस जू को पता चलेगा कि हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो मुझे इन्वाइट कर लेंगे। इसके बाद तांग अंदर जाती हैं और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही होता है। मिस जू जियांग को खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है तो वो आ जाता है। वो जब डाइनिंग टेबल अरेंज कर रहे थे तभी डैड भी आ जाते हैं, जो कि बाहर वॉक के लिए गए थे। डैड कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को थोड़ी देर पहले बाहर खड़े हुए देखा था, लेकिन तुम दोनों बारी बारी अंदर क्यों आए। मॉम ने उनकी बातें नहीं सुनी थी, इसीलिए तांग उन्हें हाथ मुंह धोने के बहाने बाहर टाल देती है। जिसके बाद ये लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ पर मॉम जियांग से कहती हैं कि मेरा खाना तुम्हारी मॉम जितना तो अच्छा नहीं होगा, पर तुम इसे खा सकते हो। इस पर जियांग उन्हें खुश करने के लिए अपनी मॉम की खाने की बुराई कर देता है, और जब वो खाना शुरू करता है तो उसका टेस्ट सच में काफ़ी ख़राब था। मॉम ने गलती से शुगर की जगह नमक डाल दिया था। मॉम बोलती है कि तांग के लिए जो शेड्यूल आज उन्होंने बनाया था उसके टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, तो तांग बात संभालते हुए कहती है कि मैंने किसी से ज़्यादा बात की तो किसी से कम, इसीलिए ऐसा हुआ। तभी मॉम को उस लेडी का मैसेज आ जाता है जिनकी मदद से मॉम ने ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी। वो उनसे कह रही थी कि उन्हें अपनी बेटी को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। वो अब उसके सामने अपनी बेटी की काफ़ी तारीफ करती है और वो ब्लाइंड डेट वाले ग्रुप को भी एग्जिट कर देती है। तांग उनसे कहती है कि आपको ब्लाइंड डेट पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, बहुत बार किस्मत ही काफ़ी होती है लोगों को मिलवाने के लिए। इस पर मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ऐसे अभी 9 ग्रुप्स हैं। जो सुनकर तांग और जियांग हैरान हो जाते हैं। अब खाने के बाद ये दोनों ही मिलकर बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तब जियांग उसे बोलता है कि मैं कर लेता हूँ, तुम जाकर मॉम डैड को फ्रूट्स दे दो।
लेकिन मॉम को पेट में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपने लिए वार्म वुड वाटर रेडी करने चली जाती हैं। पर उन्हें अपना वो पॉट नहीं मिल रहा था जिसमें वो अक्सर उसे गर्म करती थी। घर में डैड और तांग को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। तभी जियांग ऊपर शेल्फ से निकाल कर उन्हें देता है और बताता है कि जब मैं मॉम के साथ यहाँ पर आया था तो मुझे याद था कि मैंने इसे यहाँ पर रखा था। पॉट को देखकर मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर वो जियांग से पूछती है कि इसमें तो हर्बल मेडिसिन बैग भी था। जियांग उसे भी अब ढूंढकर मॉम को दे देता है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान थी। वह फ्रूट्स का सबसे बड़ा पीस बचाकर उसे देती है और जब वो किचन देखती है तो जियांग ने उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया था। अब उसे बाउल साफ करने को देकर तांग सामान को शेल्फ में रखने लग जाती है। जब जियांग उसकी मदद करने लगता है तो वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जो कि मॉम देख लेती है। इसीलिए जब तांग किचन से बाहर आती है तो मॉम जियांग से कहती है कि मुझे तुम्हारे और तांग के बारे में बात करनी है। वो जियांग से कहती है कि तांग से तुम जब भी बाहर मिलो तो उसे ब्रो कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह वो अपनी ब्लाइंड डेट को अवॉइड करती रही तो आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से अब हम इन दोनों के पास का सीन देखते हैं जब ये दोनों घर पर पेड़ से फ्रूट्स तोड़ रहे थे। इसके बाद तांग उस बड़े से अनार को खुद ही खाती है, जिसे इतने अच्छे से खाता हुआ देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो जब भी इसे खाता था तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब वो इसे पढ़ाई से कंपेयर करके समझाने लगती है कि हर चीज़ को करने का ना एक मेथड होता है। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, इन्हें खाने के बाद मैं पेपर्स को दोबारा गो थ्रू करूँगा ताकि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। तांग उससे पूछते हैं कि तुम क्यों सेम यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, तो बताते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कोई ना कोई रिप्लेस ज़रूर कर देगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब डिनर के बाद जियांग जब वापस जा रहा था तभी तांग उसका पूरा नाम लेकर बुलाती है, जो सुनकर वो डर जाता है, जिसका कारण जब तांग उससे पूछती है तो वो बताता है कि मुझे पुराने दिन की याद आ गई थी जब तुमने मुझे मेरे 2 सवाल के जवाब गलत होने पर इसी को लेकर काफ़ी चढ़ाया था। तांग उसे बताती है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, तुमने मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का इतना ख्याल रखा। तब जियांग उसे बताते हैं कि मिस ज़ो ने मुझे तुम्हें कॉल करने से मना किया था ताकि मैं कहीं तुम्हारी ब्लाइंड डेट ना ख़राब कर दूँ। जो सुनकर तांग परेशान हो जाती है कि मॉम हर बात ब्लाइंड डेट पर ही क्यों लेकर आ जाती है। जियांग अब उसे कल बैडमिंटन, फिर खाने और साइकिलिंग पर चलने के लिए पूछता है, जिसके अंदर वो रात में रिवर साइड पर वॉक करने के लिए भी ऐड कर देती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि तांग जैसे ही अपने घर से बैडमिंटन हॉल जाने के लिए निकलने वाली थी तभी उसे सीनियर ज़ो का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और अभी मिलना है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे तो जियांग के साथ जाना था, पर वो ज़ो के साथ जाने के लिए मान जाती है। वहीं हम जियांग को देखते हैं जिसके साथ फेंग और उसकी वाइफ भी थे। उन दोनों का रोमांस तो बेचारे जियांग से देखा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए वो तांग को वॉइस मैसेज करके जल्दी आने के लिए कहता है। फेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी पार्टनर कहाँ पर रह गई। तो जियांग अब उन दोनों को अकेले ही हराने का चैलेंज दे देता है, लेकिन वो उन दोनों से हारने लगता है। इस तरह काफ़ी मैचेस खेलने के बाद जब जियांग ब्रेक लेता है तब वो देखता है कि तांग ने उसे मैसेज करके कहा था कि उसे इमरजेंसी आ गई है तो वो नहीं आ सकती। ये देखकर वो उसे कहता है कि अगर कोई और प्लान है तो हम वहाँ पर आ सकते हैं। वो ये बात उन दोनों को भी बताता है कि तांग नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हम तांग और ज़ो को देखते हैं। ज़ो इस रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहा था, तब तांग उसे बताती है कि उसका फ्रेंड यहाँ का बॉस है। जिसके बाद तांग उसे यहाँ पर बुलाने का कारण पूछती है, तो वो उसे कहता है कि मैं अपने खास दोस्त के लिए डिज़ाइनर टॉयज़ खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, इसीलिए वो उसकी मदद मांगता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ जियांग जब फ़ोन चेक करता है तो तांग ने उसे बताया था कि वो ज़ो के साथ है, जिससे वो अपसेट हो जाता है। लेकिन जब ये बात वो उन दोनों को बताता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और ज़ो की तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वो कितना अच्छा लड़का है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी। उनकी ये बात सुनकर जियांग गुस्से में ज़ोर ज़ोर से शॉट्स मारने लग जाता है और फेंग को लग भी जाती है। वहीं तांग ज़ो को फ़ोन में कुछ खास टॉयज़ सिखाती है, जिस पर ज़ो उसे कहता है कि लगता है तुम्हें काफ़ी पसंद है, और उसे देखकर लग रहा था कि वो तांग के साथ टाइम स्पेंड करके खुश है। लेकिन दूसरी तरफ जियांग बेचारा काफ़ी अपसेट था। फेंग और नयान उसे लंच के लिए पूछते हैं क्योंकि वीकेंड की वजह से काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर्स लगे हुए थे, पर वो उसके लिए मना कर देता है और उन्हीं पर चिल्ला पड़ता है ये सब ऑफर स्कैम होते हैं। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो दोनों ही हैरान थे और बोलते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ तांग ही हैंडल कर सकती है। रात को अब तांग वापस आने के बाद जियांग को मैसेज करती है, पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तांग उसे आज के लिए माफ़ी मांगती है कि वो नहीं आ पाई, जिसके मैसेज को देखकर वो सोचने लग जाता है कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। फिर हम शेंग को देखते हैं जिसका फोटोशूट चल रहा था,
जिसके बाद वो जियांग को कॉल करती है, जिसे वो बोलता है कि कल वो उसे शानयू से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। पर कॉल रखने के बाद शिंगी उसे कहती है कि तुम्हें उसे हाँ नहीं कहना चाहिए था, वो तुमसे मिलकर तुम्हें एंकर बनाने की कोशिश करेगा। पर शेंग के मन में जैसे उसके लिए कुछ और ही था, उसे भरोसा था कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जब जियांग ऑफिस में आराम कर रहा था, तब तांग उससे मिलने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे बिजी पर्सन के पास आज मेरे लिए टाइम कैसे आ गया। तो वो उसे माफ़ी मांगते हुए अपने हाथों की डिश देती है, पर जियांग को उसे माफ़ी मांगते हुए देखकर मज़े आ रहे थे, इसलिए थोड़े से नखरे करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे ना आने पर फेंग और नायन ने मुझे काफ़ी बुली किया। जो सुनकर वो उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूँगी और मेरे लिए तुम पहले हो, बाकी सब बाद में। जिस पर वो उसे श्राप देता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम हमेशा सिंगल ही रहोगी। इतने में तांग को ऑफिस से लिन का कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे वापस जाना होगा। ये बात जियांग सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता, तो वो उसकी खामोशी को उसकी तरफ से हाँ बताकर वहाँ से भाग जाती है। गुस्से में जियांग उसके खाने को ही फेंकने जा रहा था, पर खाने से खुशबू अच्छी आ रही थी, इसीलिए वो उसे खाने लग जाता है। वहीं तांग जब ऑफिस पहुँचती है, तब लिन उसे बताती है कि दूसरी ब्रांच से शो का कॉल आया था कि हमें जैंग की शॉप पर लोन वेरिफिकेशन के लिए जाना है। दोनों वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में तांग को जू का कॉल आ जाता है, जो उसे आज रात एल्यूमिनी पार्टी में इनवाइट करता है। वो उसे बताती है कि वो काम से बाहर गई हुई है। इस पर जू कहता है कि रात को जब भी टाइम मिले तो आ जाना। फिर वो उसे ग्रुप में भी ऐड कर देता है। अब जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब मैनेजर शू भी उन्हें ज्वाइन करता है। ये तीनों जैंग की शॉप पर जाते हैं, जहाँ शॉप को अच्छे से चेक करके वो वहाँ की फ़ोटोज़ भी लेते हैं और आगे के टर्म्स एंड कंडीशन की बात शुरू कर देते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेंगी जियांग के असिस्टेंट को बताती है कि शेंग आज उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाएगी। पर जब वो अंदर मीटिंग रूम में पहुँचती है तो देखती है कि वो तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने उसे वहाँ पर आने से मना किया था। शेंग ने मीटिंग में ही खाना मंगवा लिया था क्योंकि उसे काफ़ी भूख लग रही थी। तो जियांग और फेंग उसके लिए योगर्ट लेने के लिए चले जाते हैं, जिस भी शेंगी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना। वो कहती है कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि वो अपना काम निकलवाने के लिए मुझसे क्या बोलेगा। इतने में ये दोनों वापस आ जाते हैं। शेंग अब जैसे ही जियांग को भी डिश ट्राई करने के लिए कहती है, तो बताती है कि ये काफ़ी टेस्टी है। जब जियांग इसे ट्राई करता है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है, इतना कि वो उसके खाने की फ़ोटो भी लेता है और साथ ही उसके बारे में और भी पूछने लग जाता है। जिसके बाद ये सभी मिलकर शो और उन सभी की स्ट्रीम को देखते हैं, जो कि पहले जियांग के लिए काम करती थी। वो सभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर व्यूअर्स को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कन्विंस कर रहे थे, जबकि शेंग ने उन सभी से अलग एक एजुकेशनल पर्पज़ के साथ मार्केटिंग कर रखी थी। और शेंग का ये तरीका सभी व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है। यही बात जियांग उनके सामने भी रखता है कि शेंग इस तरीके से सिर्फ अपने लिए काम करती है, जो कि उसे खुशी देता है, और उसके यही एक्सप्रेशन से ऑडियंस उसे काफ़ी पसंद करती है। इसीलिए जियांग चाहता था कि वो हर लाइव इवेंट को इस तरीके से रखें जहाँ पर शेंग खाने पर अपने थॉट्स दे सके, जिसमें हर खाने की अपनी स्टोरी, जगह और बिहाइंड द सीन्स हो, जो सुनने में शेंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर शानयू कहती है कि वो इस बारे में सोच कर बताएंगे। वहाँ से जाते वक्त शेंग चेंगुई को नए हेडसेट्स देती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसका वो चश्मा तोड़ दिया था, जिन्हें लेने से वो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरा चश्मा नहीं है। जो देखकर शेंग फिर उसे खाने की ट्रीट देने के लिए अपॉइंटमेंट मांगती है, पर वो कहता है कि खाने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तांग को वो लेडी बताती है कि उनके पास बस ये स्टॉल ही है और वो शॉप रेंट पर लेना चाहती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि इससे पहले वो एक होटल में काम करती थी, पर जब होटल बंद हुआ तो ओनर के पास हमारी काफ़ी सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो कि उसे हमें देनी थी। जब वो उनसे पैसे मांगने के लिए गई तो ओनर ने साफ मना कर दिया कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन एक शॉप है जो कि उसे रेंट पर दे रखी है, जिसमें कुछ डिवाइसेस भी है। जब उस शॉप का किराएदार चला गया तब ओनर ने वो डिवाइसेस हमें दे दिए, तो तांगो ने उस शॉप पर ले जाने के लिए बोलती है। शॉप पर पहुंचकर वो कुछ चीज़ें चेक करती है और फिर उस लेडी से पूछती है कि उनके साथ और कौन कौन शामिल है। तो जांग उन्हें कुछ रिटायर्ड मिलिट्री फैमिलीज़ के बारे में बताती है, जिनमें से 2 लेडीज़ के उनकी तरह बिजनेस भी नहीं रहे। ये बात जब मैनेजर सुनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लोन को रीपे करने वाले मल्टीपल पर्सन्स होंगे, क्योंकि इससे लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगी। ये बात पहले बताना जांग को ज़रूरी नहीं लगी थी, तो अब उन्हें वो सब बताती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तांग जब वापस जा रही थी तो वो मीटिंग में जियांग को भी देखती है, जिसके बाद हम इन दोनों को हाई स्कूल के सामने फूड एंजॉय करता हुआ देखते हैं। वहाँ इन दोनों को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है कि कैसे
ये लोग अक्सर एक दूसरे के लिए खाना लाया करते थे। तांग के मॉम डैड तो काम में बिजी होते थे, तब जियांग उसके लिए डिनर लाया करता था। तांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा युवा के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर वो मना करता है और कहता है कि वो बिना हार माने ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तभी तांग को जू का कॉल आ जाता है, जो देखकर उसे याद आता है कि उसे तो पार्टी में जाना था, लेकिन इस बार वो जू को मना कर देती है ये कहकर कि वो काम में बिजी है। जियांग को तो लगा था कि वो फिर से चली जाएगी, इसीलिए वो भी जाने के लिए सामान हटाने लग जाता है, जिसे तांग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो। वो समझ गई थी कि जियांग का मूड अच्छा नहीं है। जब वो उसे पूछती है तब वो उसे बताता है कि शैंगुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली है, इसीलिए आज मैंने उसे दोबारा बात की मनाने के लिए, पर उन्होंने जवाब में कहा कि वो सोच कर बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि उसने फैंग को प्रॉमिस किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेगा, क्योंकि फैंग ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी। तब तांग उसे खुश करने के लिए कहती है कि एक दिन जब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे होंगे तो मैं तुम्हारी एंजल इन्वेस्टर बन जाऊंगी। और वो उसे अपनी शेयर की बात करने लग जाती है, क्योंकि उसने उनकी पहले भी काफ़ी बार मदद की थी। इस पर जियांग कहता है कि जो मेरा है वो तो तुम्हारा भी है ना। ये सुनकर तांग तो हैरान हो जाती है, पर फिर वो उसकी बात को फ्रेंडली वे में लेती है। फिर तांग उससे उस दिन की बात करती है जब जियांग उससे गुस्सा होकर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो कहता है कि साल में हमारे पास पहले ही ऐसे काफ़ी कम दिन आते हैं, लेकिन उसमें भी तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी। तांग उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन जियांग उसे माफ़ी के बदले स्कूल के अंदर चलकर हॉल में बैडमिंटन खेलने के लिए कहता है। तांग भी उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उन दोनों के स्कूल के अंदर तक पहुंचने में कामयाब रहा तो वो जब तक चाहेगा तब तक तांग उसके साथ खेलेगी। अभी लोग दीवार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी लंबी है। तांग बड़ी बड़ी बातें करने लगती है कि ये उसके लिए काफ़ी आसान काम है, पर जब वो क्लाइंब करती है तो उसे जियांग की मदद मांगनी पड़ती है। दोनों अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद भागते हुए बैडमिंटन हॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लॉक था। अभी दोनों कोई रास्ता सोच ही रहे थे, तभी गार्ड राउंड के दौरान उन्हें देख लेते हैं, पर दोनों किस तरीके से वहाँ से बच निकलते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में हर छुपे हुए रास्ते पता थे। दोनों अब खुद को एक रूम में लॉक करके अंदर ही छुप जाते हैं और गार्ड के जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। जंग बोलता है कि इस टाइम आना उनके लिए काफ़ी अनरीजनेबल था। तांग कहती है कि हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि एक तरफ जियांग की लाइफ है और एक तरफ उसकी, जिसमें उसे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जीना पड़ता है और इस जगह काम करना पड़ता है जहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी ये जानते हुए उसे सबको स्माइल के साथ ट्रीट करना है। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी फ्रीडम लाइफ जो बची है उसमें सिर्फ एक ही इंसान है, वो जियांग है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।